नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास होगी ये क्लास नंबर 10 होगी। क्लास थोड़ी सी असुविधा के कारण नहीं हो पा रही है, जो है अस्वस्थता चल रही है और दवा खा करके क्लास लेने में मज़ा नहीं आ रहा है, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। फ़िलहाल कल भी क्लास नहीं हो पाई, इसलिए हमने सोचा आज क्लास होनी ही चाहिए। दिखाया गया है, दवा चल रहा है, वायरल फीवर है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन अब क्लास लेने की पूरी संभावना कर रहे हैं। हमने सुपर फास्ट रिवीजन देखा था अजंता गुफा का, शायद क्लास नंबर 9 वो थी, क्लास नंबर 10th ये है। अजंता गुफा वही जो बाघोर नदी के किनारे सतपुरा पहाड़ी पे स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता में टोटल 30 गुफाएं पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना होगा रिवीजन के लिए। और अजंता पूरा क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 1000 किलोमीटर का एरिया अजंता का होता है। अजंता की खोज जॉन स्मिथ साहब करते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। जॉन स्मिथ कब खोजते हैं इसे? तो 1819 में 1819 ईस्वी में अजंता गुफा खोजी जाती है, जबकि बाघ गुफा खोजी जाती है 1818 में। याद रखना, दोनों में अंतर होता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग एलोरा गुफा और उसके आगे सभी गुफाएं देखने का प्रयास करते हैं। अगर मैं स्वस्थ रहूँगा तो पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखता हूँ एलोरा गुफा। एलोरा गुफा भी मूल रूप से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही पाई जाती है। एलोरा गुफा का प्राचीन नाम क्या होता है? एलापुर अंचल होता है। बात करें एलोरा गुफा की तो एलोरा गुफा के निर्माण कितने वर्षों में हो जाता है? तो 300 वर्ष में एलोरा का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। आगे कहा जाता है कि इस गुफा को बेरुल नाम से जाना जाता है। बेरुल नाम की गुफा एलोरा गुफा ही कहलाती है, ये भी आपको याद रखना होगा। कहा जाता है एलोरा गुफा के निर्माण किस शताब्दी में हुए? तो 9वीं से 12वीं शताब्दी माना जाता है कि एलोरा गुफा 9वीं से 12वीं शताब्दी में बन करके कंप्लीट होती है। एलोरा और अजंता की वास्तविक दूरी एक आध बार पूछ ली गई है, तो 82 मील कई जगह दिखाई देता है, कई जगह 104 किलोमीटर आता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल कोई फिक्स डाटा नहीं मिल पा रहा है। 82 मील यहाँ मील में डाटा दिया गया तो मील में रखिएगा, नहीं तो 104 किलोमीटर कई जगह देखने को मिलता है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है कि एलोरा की गुफा की दिशा क्या है? तो उत्तर दक्षिण की दिशा में एलोरा गुफा बनी हुई है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। एलोरा का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर का है? तो 2 किलोमीटर एरिया में मूल रूप से एलोरा गुफा फैली हुई है औरंगाबाद में। याद रखना, एलोरा की 1 से 12 तक की गुफा किस धर्म से संबंध रखती है? तो बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। एलोरा की 12 से नहीं 13 से 29 तक की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ब्राह्मण धर्म, जिसे हम लोग शैव धर्म के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित है। जबकि एलोरा की 30 से 34 तक की, ये 24 नहीं है, 34 है, 34 तक की गुफा किस धर्म से संबंध रखती है? तो एलोरा की 30 से 34 तक की गुफा मूल रूप से जैन धर्म से संबंध रखती है। यह आपको याद रखना होगा। एलोरा में टोटल 34 गुफाएं पाई जाती हैं। एलोरा गुफा कितने धर्मों से संबंधित रही है? तो तीनों धर्मों से संबंध रही है। बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्मों से संबंध रखती है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है कि राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हुआ करते थे राष्ट्रकूट शासक। जबकि अगला पॉइंट कहता है कि एलोरा गुफा किस कला के लिए प्रसिद्ध रही है? तो एलोरा गुफा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पाई जाती है वो मूर्ति कला के लिए ज़्यादा फेमस डाटा माना जाता है, ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त रही है। एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 है। एलोरा गुफा का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया? राष्ट्रकूट ने करवाया है। एलोरा के प्रसिद्धि का कारण क्या रहा है? कैलाश मंदिर रहा है, जो गुफा संख्या 16 में पाया जाता है। कैलाश मंदिर का निर्माण कौन सा शासक करवाता है? कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन रहा है? तो दंतदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रकूट शासक दंतदुर्ग की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेट्टम थी, जिसे हम लोग कर्नाटका के नाम से जानते हैं। अगला खास पॉइंट बनता है कि कैलाश मंदिर का विशाल प्रांगण की लंबाई चौड़ाई क्या रही है? तो 176 × 115 की लंबाई चौड़ाई में कौन सा कैलाश मंदिर का मंदिर प्रांगण रहा है? आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कैलाश मंदिर का विमान तथा मंडप का क्षेत्रफल क्या रहा है? तो विमान और मंडप का क्षेत्रफल 150 × 100 का रहा है। कैलाश मंदिर को कितने स्तंभों पर टिकाया गया है? तो 16 स्तंभ यहाँ पे लगाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकता है। कैलाश मंदिर में कितना प्रदक्षिण पथ बनाया गया है? तो
पाद दक्षिण पद या फिर प्राद दक्षिण पद मूल रूप से एलोरा में कितने बनाए गए, तो 3 बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। कैलाश मंदिर के चारों कोनों पर कौन सी पशु की आकृति बनाई गई है, तो चारों कोनों पे 4 सिंह को दर्शाया गया है। कहाँ पे, कैलाश मंदिर में। कैलाश मंदिर कहाँ पे है, एलोरा में है। कैलाश पर्वत उठाए रावण नामक मूर्ति किस गुफा में बनाई गई है, तो कैलाश पर्वत उठाए रावण नामक जो मूर्ति बनाई जाती है वही एलोरा गुफा में बनाई जाती है। एलोरा गुफा वही महाराष्ट्र औरंगाबाद वाला गुफा, याद रखना है। अगला पॉइंट आता है कि महिषासुर का वध करती दुर्गा नामक मूर्ति का निर्माण किस गुफा में हुआ है, तो महिषासुर का वध करती दुर्गा नामक मूर्ति का निर्माण मूल रूप से एलोरा गुफा में ही माना जाता है। अगला पॉइंट बनता है कि गोवर्धन धारण कृष्ण किस गुफा की मूर्ति में है, गोवर्धन धारण कृष्ण किस गुफा की मूर्ति में है, मूल रूप से एलोरा गुफा की मूर्ति में है, एलोरा गुफा की मूर्ति में, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण का दृश्य किस गुफा में बनाया गया है, तो रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण का दृश्य मूल रूप से किस गुफा में है, एलोरा गुफा में ही दर्शाया गया है। क्वेश्चंस पूछ सकता है, घुमा के पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना होगा। टोटल तो 34 गुफाएं पाई जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन सब डीप में पूछेगा, वैकेंसी 148 ही है, इसलिए तो आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं, कहा जाता है रावण की 20 बलशाली भुजाएं पर्वत को हिलाते हुए मूर्ति किस गुफा में पाया गया, तो रावण की 20 बलशाली भुजाएं पर्वत को हिलाते हुए एलोरा गुफा में पाई गई हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और प्रतिमा किस गुफा में बनी हुई है, तो एलोरा गुफा में ही ये सब डाटा मिल रहे हैं। एलोरा की 1 से 12 तक की गुफा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। एलोरा के 1 से 12 तक की गुफा का निर्माण काल कब से कब तक माना जाता है, तो 350 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य गुफा संख्या 1 से 12 तक का डाटा माना जाता है, यानी बौद्ध धर्म वाला डाटा माना जाता है। एलोरा में महामयूरी सरस्वती की मूर्ति किस गुफा में बनी मिलती है, तो महामयूरी सरस्वती जी का जो डाटा मिलता है 6वीं गुफा में मिलता है। 6वीं गुफा यानी कि मूल रूप से कौन से धर्म की गुफा, बौद्ध धर्म की गुफा, बौद्ध धर्म की गुफा। एलोरा की कौन सी गुफा विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है, तो विश्वकर्मा की गुफा मूल रूप से गुफा संख्या 10 को कहा जाता है। तो एलोरा की गुफा संख्या 10 विश्वकर्मा गुफा के नाम से पुकारी जाती है। अगला पॉइंट आता है कि कला एवं स्थापत्य के देवता किसे कहा जाता है, तो कला एवं स्थापत्य के देवता मूल रूप से विश्वकर्मा जी को माना जाता है, जिनकी गुफा संख्या 10 में मूर्ति पाई जाती है। आगे कहा जाता है एलोरा की 11वीं गुफा को कौन से नाम से जानते हैं, तो 2 ताल की गुफा मूल रूप से 11वीं गुफा को कहा जाता है, 2 ताल की गुफा। एलोरा की 12वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है, तो एलोरा की 12वीं गुफा 3 ताल की गुफा के नाम से पुकारा जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट आता है ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा का निर्माण कब हुआ था, ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा का निर्माण जो है 700 ईस्वी से 972 ईस्वी के आसपास होता है। 700 ईस्वी से 972 ईस्वी के आसपास मूल रूप से ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा का निर्माण हो जाता है। आगे बात करते हैं, तो कहा जाता है कि एलोरा की किस गुफा को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है, तो एलोरा की कौन सी गुफा है जिसे रावण खाई के नाम से पुकारा जाता है, तो रावण खाई के नाम से 16वीं नहीं 14वीं गुफा को कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है एलोरा की किस गुफा को दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है, दशावतार मंदिर 15वीं गुफा को कहा जाता है, गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है, याद रखना होगा। अगला पॉइंट आता है कि एलोरा की किस गुफा को कैलाश मंदिर के नाम से पुकारा जाता है, तो कैलाश मंदिर के नाम से गुफा संख्या 16 कहा जाता है, पुकारा जाता है। अगला पॉइंट आता है कि एलोरा की किस गुफा को रामेश्वरम मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो रामेश्वरम मंदिर के नाम से जानी जाने वाली गुफा संख्या 21 होती है। जबकि एलोरा की कौन सी गुफा है जो नीलकंठ मंदिर के नाम से जानी जाती है, तो 22वीं गुफा नीलकंठ के नाम से जानी जाती है, 21वीं रामेश्वरम मंदिर के नाम से जानी जाती है। पॉइंट बनता है कि एलोरा की किस गुफा को जनवासा मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो जनवासा मंदिर मूल रूप से 25वीं गुफा को जाना जाता है, 25वीं गुफा याद रखना होगा। एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ, तो दंत दुर्ग के द्वारा दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। एलोरा की किस गुफा को खोज सर्वप्रथम होता है, तो बेटा एलोरा की कौन सी गुफा है जो सबसे पहले खोजी जाती है, तो रामेश्वरम गुफा सबसे पहले खोजी जाती है एलोरा में, याद रखना होगा। वही एलोरा जहाँ पे 34 गुफाएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट बनता है कि एलोरा की किस गुफा का छोटा कैलाश कहा जाता है, तो 30वीं नंबर गुफा को छोटा कैलाश के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, ये कहा जाता है, ऐसा डाटा देखने में आया है।
एलोरा की किस गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है? एलोरा की कौन सी गुफा है जिसे इंद्र सभा के नाम से पुकारते हैं? तो 31वीं गुफा मूल रूप से इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। एलोरा की जैन धर्म की गुफाएं किस संप्रदाय से संबंधित रखती हैं? तो जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय से संबंध रखने वाली गुफाएं हैं, याद रखना होगा एलोरा में। एलोरा का कैलाश मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। एक आध बार क्वेश्चन ऐसा भी आया है, तो एलोरा से इतना डाटा तो आपको देखना ही पड़ेगा, तब जाके काम बन पाएगा। एलोरा के बाद आएगा एलिफेंटा गुफा, उसके बाद हम लोग देखेंगे बादामी गुफा को। आइए एलिफेंटा गुफा के बारे में देख लेते हैं। कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। तो एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी गुफा समुद्र के मध्य स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा समुद्र के बीचों बीच पाई जाती है। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब से कब किया गया? तो 600 से 900 ईस्वी के मध्य एलिफेंटा गुफा समुद्र के बीचों बीच में बनाई जाती है। एलिफेंटा का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो राष्ट्रकूट वंश के शिलाहार के द्वारा मूल रूप से कौन सी गुफा? एलिफेंटा गुफा का निर्माण करवाया जाता है। आगे बात करते हैं, तो कहा जाता है कि एलिफेंटा गुफा का प्राचीन नाम क्या रहा है? तो धारापुरी इसकी गुफा का प्राचीन नाम रहा है। धारापुरी किसका? एलिफेंटा गुफा का प्राचीन नाम रहा है। धारापुरी का एलिफेंटा नाम किसने दिया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा एलिफेंटा को धारापुरी नाम दिया जाता है। एलिफेंटा किस कला के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो धारापुरी का एलिफेंटा नाम किसने दिया? तो धारापुरी का एलिफेंटा नाम पुर्तगाली ने दिया। एलिफेंटा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मूर्ति कला के लिए एलिफेंटा जानी जाती है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास अपोलो बंदरगाह से एलिफेंटा की दूरी क्या रही है? तो अपोलो बंदरगाह से 7 मील दूरी पे एलिफेंटा गुफा स्थित है, जिसे हम लोग धारापुरी के नाम से पहले जानते थे। आगे, एलिफेंटा की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? एलिफेंटा की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी रही है? तो मूर्ति का नाम है महेश मूर्ति, महेश राकट मूर्ति। आगे, गुप्त शैली तथा चालुक्य शैली का अनुकरण करके किस गुफा का निर्माण हुआ? तो गुप्त शैली और चालुक्य शैली का अनुकरण करके मूल रूप से एलिफेंटा गुफा का निर्माण होता है, याद रखना होगा। आगे कहा जाता है कि त्रिमूर्ति किस गुफा में बनाई जाती है? त्रिमूर्ति मूल रूप से कौन सी गुफा में बनाई जाती है? एलिफेंटा में बनाई जाती है बेटा। कहा जाता है कि इस गुफा में शिव द्वारा अंधकासुर का वध नामक मूर्ति बनाया गया। तो शिव द्वारा अंधकासुर का वध किस गुफा में बनाया गया है? एलिफेंटा गुफा में दर्शाने का प्रयास एक बार किया गया है, याद रखना होगा। आगे कहा जाता है किस गुफा में शिव पार्वती का विवाह है? शिव पार्वती का विवाह किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो गुफा का नाम होता है एलिफेंटा गुफा। गांधार के रूप में शिव कैलाश को उखाड़ता रावण किस गुफा में चित्रित है? तो गांधार के रूप में मूल रूप से गंगाधर के रूप में शिव कैलाश को मूल रूप से उखाड़ता हुआ रावण कहाँ पे है? एलिफेंटा गुफा में ही चित्रित किया गया है। गंगाधर के रूप में शिव मूल रूप से कैलाश को उखाड़ता हुआ रावण दर्शाया गया है। कहाँ पे? एलिफेंटा गुफा में, जिसका पुराना नाम धारापुरी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्धनारीश्वर की मूर्ति किस गुफा में अंकित है? अर्धनारीश्वर की मूर्ति किस गुफा में अंकित है? एलिफेंटा गुफा में अंकित है। अगला पॉइंट आता है कि ब्रह्मा की मूर्ति और शिव का तांडव मूर्ति किस गुफा में बनाया गया है? तो ब्रह्मा की मूर्ति हो या फिर शिव तांडव की मूर्ति हो, किस गुफा में बनाया जाता है? एलिफेंटा गुफा में ऐसा बनाया जाता है, ऐसा दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि एलिफेंटा की किस मूर्ति को सर्वोत्तम माना जाता है? एलिफेंटा की कौन सी मूर्ति है जो सबसे बढ़िया मानी जाती है? तो शिव पार्वती का विवाह वाला जो डाटा मिलता है सबसे बढ़िया माना जाता है एलिफेंटा वाले में। अगला पॉइंट आता है कि एलिफेंटा के ब्रह्म मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका रहा है? एलिफेंटा के ब्रह्म मूर्ति को किसने खोजा? कुल मिलाकर के ये पूछ रहा है। आनंद कौटिश कुमार स्वामी के द्वारा खोजा जाता है। एलिफेंटा में महेश मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका रहा है? प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड का रहा है। प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के द्वारा इसे जो है प्रकाश में लाने का काम किया जाता रहा है और किया गया है। आगे, एलिफेंटा में हाथी की प्रतिमा किस संग्रहालय के बाहर रखी गई है? तो हाथी की प्रतिमा मूल रूप से विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय में रखी गई है। विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय, याद रखना है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, किस गुफा में शिवपुराण कथा के आधार से मूर्तियां बनाई गई? शिवपुराण कथा के आधार पे मूर्तियां मूल रूप से कहाँ बनाई गई हैं? एलिफेंटा गुफा यानी धारापुरी गुफा में बनाई गई है। बढ़ते हैं बादामी गुफा की तरफ। बादामी गुफा की अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत के कर्नाटका वाले बेल्ट में पाया जाता है।
बादामी गुफा की अगर बात करते हैं तो पूछा जाता है कहाँ स्थित है। तो बादामी गुफा दक्षिण भारत वाला बेल्ट होता है, कर्नाटका राज्य होता है, वहीं पे स्थित होती है। बादामी गुफा का प्राचीनतम नाम क्या रहा है? तो वात्यातपुरम इसका पुराना नाम होता है। बादामी गुफा का पुराना नाम क्या है? वात्यातपुरम होता है। आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट कहता है कि वात्यातपुरम का आधुनिक नाम क्या है। तो वात्यातपुरम का अगर आधुनिक नाम देखा जाए तो वो बादामी हो जाता है। बादामी गुफा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? तो बादामी गुफा जो कर्नाटका में पाई जाती है उसमें ब्राह्मण धर्म से संबंधित 3 गुफा है, जबकि जैन धर्म से संबंधित 1 गुफा है। याद रखना, डाटा पूछा जाता है। अगला पॉइंट ही वही कह दिया गया कि बादामी गुफा में जैन धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं। तो जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे 1 गुफा पाई जाती है। चालुक्य राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य राजा अपनी राजधानी भी बादामी यानी कर्नाटका में ही बनाते हैं। याद रखना है, डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट कहता है बादामी गुफा का निर्माण कौन शासक करवाता था? तो मंगलेश के द्वारा बादामी गुफा का निर्माण करवाया गया है। तो शासक कौन रहा है? मंगलेश रहे हैं। याद रखना, मंगलेश। चालुक्य राजाओं की राजधानी भी बादामी रही है। ये भी डाटा कई बार पूछा जा चुका है। बादामी गुफा का खोज बहुत बार पूछा जाता है कि कर्नाटक में पाई तो गई, वात्यातपुरम पुराना नाम है, लेकिन किसने खोजा है? तो खोजने का काम स्टेला कैम्ब्रिस कर रहा है। स्टेला कैम्ब्रिस आप याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है बादामी गुफा के लिए। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है बादामी का चित्र स्टेला कैम्ब्रिस ने किससे संबंधित बताया है। तो स्टेला कैम्ब्रिस ने खोजा है तो इसका जो चित्रण का कार्य बताया कि वो शिव विवाह से संबंधित डाटा मिलता है। यहाँ पे शिव विवाह से संबंधित डाटा यहाँ पे दिखाई देता है, ऐसा कहना है स्टेला कैम्ब्रिस का। याद रखना है। अगला पॉइंट कहता है बादामी की किन किन गुफाओं में चित्र मिलते हैं। तो गुफा संख्या 1 और 2 में मूल रूप से चित्रण का कार्य होता है, चित्र पाए जाते हैं। बादामी की गुफा संख्या 1 किस धर्म से संबंध रखती है? तो बादामी की गुफा संख्या 1 जो है वो शैव धर्म से संबंध रखती है। शैव धर्म का डाटा यहाँ पे मिलता है। जबकि कहा जाता है 18 हाथ बना नटराज की प्रतिमा किस गुफा में है? तो 18 हाथ बना नटराज की जो प्रतिमा है ये भी बादामी गुफा में पाई जाती है। वही बादामी गुफा जो कर्नाटका राज्य में स्थित है, वात्यातपुरम पुराना नाम होता है। अगला पॉइंट कह रहा है बादामी गुफा में नटराज की कितनी मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया है? तो भगवान नटराज की 16 मुद्राओं का प्रदर्शन मूल रूप से बादामी गुफा में किया गया है। बादामी गुफा में किया गया है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि बादामी की गुफा 2, 3 किस धर्म से संबंधित रही है? तो बादामी की गुफा संख्या 2 और 3 मूल रूप से वैष्णव धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट पृथ्वी का उद्धार करते बराह की प्रतिमा, पृथ्वी का उद्धार करते बराह भगवान की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भी बादामी से ही प्राप्त हुई है। ये भी आपको याद रखना होगा। बादामी डाटा इतना इंपॉर्टेंट बनता है। बादामी की चौथी गुफा को किस नाम से जाना जाता है? जैन धर्म की गुफा कहा जाता है। तो आप जानते हैं 4 गुफाएं हैं, 3 जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है, 1 जो है जैन धर्म से संबंधित है। चौथी गुफा जैन धर्म से संबंध रखती है। बादामी की किन किन जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई गई है? तो महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ का डाटा यहाँ पे मिलता है अच्छे से। तो याद रखना बादामी में जैन तीर्थंकरों के महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के डाटा यहाँ पे दिखाई देते हैं। ऐसी प्रतिमा यहाँ से मिल रही है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है भूतनाथ मंदिर, जाम्बुलिंगेश्वर मंदिर, गणपति मंदिर, वैष्णव मंदिर किस गुफा में है? तो भूतनाथ मंदिर हो, जाम्बुलेश्वर मंदिर हो, गणपति मंदिर हो, वैष्णव मंदिर हो, ये सब के सब कहाँ पे हैं? बादामी गुफा में पाए जाते हैं। बादामी गुफा में ऐसा डाटा मिल जाता है। अगला पॉइंट बात करते हैं काल खांडलावाला की। तो काल खांडलावाला अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी की एक रंगीन चित्र किस सन में प्रकाशित करवाते हैं? तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग जो पुस्तक है ये काल खांडलावाला की है। 1938 ईस्वी में इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में एक डाटा बादामी गुफा में भी छपता है। याद रखना है, बादामी का एक रंगीन चित्र भी इसमें छप जाता है। आगे बादामी गुफा की प्रतिलिपियां यानी प्रतिकृतियां कौन कलाकार बनाता है? तो बादामी गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं आप जानते हैं खोज तो स्टेला कैम्ब्रिस ने की थी, लेकिन प्रतिकृति कौन बनाता है? जे.एम. अहिवासी के द्वारा बनाया जाता है। तो जे.एम. अहिवासी इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। अगला भारतनाट्यम मुद्रा में शिव का चित्रण किस गुफा में हुआ है? तो भारतनाट्यम मुद्रा में शिव की जो चित्रण है मूल रूप से बादामी गुफा में ही हुआ है। बादामी गुफा याद रखना होगा, डाटा इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट इंद्र सभा का चित्र, राज दंपत्ति का चित्र किस गुफा में है? तो इंद्र सभा या फिर राज दंपत्ति मूल रूप से बादामी गुफा में ही चित्रित है। याद रखना, डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि किस गुफा का प्रथम चित्र शिव पार्वती के विवाह का चित्र होता है? तो मूल रूप से वह गुफा होती है बादामी गुफा, जिसमें पहला चित्र मूल रूप से शिव पार्वती के विवाह से संबंधित चित्र होता है।
अगला पॉइंट कह रहा है कि आकाशधारी विद्याधर का चित्र किस गुफा में हुआ है, तो आकाशधारी विद्याधर का जो चित्र है मूल रूप से ये भी बादामी गुफा में ही चित्रित हुआ है। बादामी गुफा इसके लिए इम्पोर्टेंट नाम होता है। अगला, बादामी गुफा के मुख्य मंडप में किसकी प्रतिमा स्थापित है, तो मुख्य मंडप में मूल रूप से बादामी गुफा में विष्णु भगवान की प्रतिमा पाई जाती है, भगवान विष्णु की प्रतिमा मिलती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो बादामी के बाद नंबर आता है सित्तनवासल गुफा का। आइए सित्तनवासल भी देख लेते हैं। ये भी दक्षिण भारत का बेल्ट होता है। सित्तनवासल गुफा वही जहाँ तमिलनाडु में स्थित है। सित्तनवासल ये कई बार पूछा गया है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये कृष्णा नदी गलत होता है बेटा, ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि तमिलनाडु में कृष्णा नदी बहती ही नहीं है, तो कैसे वहाँ पर गुफा पा जाएगी। तो मूल रूप से जो सित्तनवासल की गुफा है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रखना होगा, डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सित्तनवासल का मतलब क्या होता है, तो सिद्ध पुरुषों का निवास स्थान, जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान मूल रूप से कहलाता है सित्तनवासल। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। कावेरी नदी बहुत बार पूछा गया है, सित्तनवासल ये भी कई बार पूछा गया है कहाँ पे स्थित है, तो मूल रूप से कहाँ पे पाया जाता है, ये मूल रूप से पाया जाता है तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है सित्तनवासल की गुफा की खोज किसने की थी, तो सित्तनवासल की गुफाओं को खोजने का काम दूरबील साहब का रहा है, तो दूरबील ने खोजा है, याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट होता है। सित्तनवासल गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा था, टी.एस. गोपीनाथ सबसे पहले सित्तनवासल की गुफा को देख लेते हैं, नंगी आंखों से देख लेते हैं। आगे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, वन लाइनर बेस पूछ लिए जाते हैं। पल्लव काल में महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन किस गुफा का निर्माण करवाया था, तो कौन सी गुफा का निर्माण मूल रूप से इनके द्वारा कराया जाता है, तो सित्तनवासल गुफा का निर्माण करवाया जाता है। सित्तनवासल गुफा इसके लिए जिम्मेदार होती है और सित्तनवासल गुफा का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया जाता है। आगे बात करते हैं सित्तनवासल गुफा की चित्रकारी महेंद्र वर्मन कब करवाते हैं, तो सित्तनवासल गुफा की जो चित्रकारी है मूल रूप से 600 से 625 ईस्वी के आसपास महेंद्र वर्मन के द्वारा करवाया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि सित्तनवासल गुफा किस चित्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है, तो सित्तनवासल की गुफा मूल रूप से कौन से चित्रण के लिए, अर्धनारीश्वर के चित्र के लिए सबसे ज़्यादा फेमस रही है। अर्धनारीश्वर चित्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रही है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, जैसे कि सर्वप्रथम किस गुफा में पौने 2 चश्म चेहरे का चित्रण हुआ है, तो सबसे पहले पौने 2 चश्म चेहरे का जो चित्रण दिखाई देता है वो भी सित्तनवासल गुफा में दिखाई देता है। वही सित्तनवासल गुफा जो कावेरी नदी किनारे स्थित है, तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला पॉइंट बनता है कि सित्तनवासल गुफा को पांड्य चित्रकला का अप्रियतम केंद्र किसने माना, तो सित्तनवासल गुफा को पांड्य चित्रकला का अप्रियतम केंद्र जो माना गया वो शिवराम मूर्ति के द्वारा माना गया है। शिवराम मूर्ति नाम याद रखना होगा, वही सित्तनवासल गुफा जो मूल रूप से तमिलनाडु में पाई जाती है। आगे कहा जाता है 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं सित्तनवासल के बारे में, फिर पढ़ेंगे बाघ गुफा के बारे में। जैसे किस गुफा के छत और स्तंभों पर मूल रूप से चित्र बनाया गया, तो छतों पर भी है और स्तंभों पर भी है। ऐसा चित्रण कहाँ पे हुआ है, सित्तनवासल में ही दिखाई देता है। तो छत और स्तंभों पे चित्रण का कार्य कहाँ पे हुआ है, सित्तनवासल गुफा में हुआ है। सित्तनवासल गुफा की छत में किसका आलेख मिलता है, तो सित्तनवासल की छतों पर मूल रूप से कमल वन का, ये कमल वन बहुत बार पूछा गया डाटा है, कमल वन का खेत मूल रूप से कहाँ दर्शाया गया है, तो कमल वन का जो डाटा मिलता है, कमल वन का जो चित्र मिलता है सित्तनवासल के छतों पर दर्शाया गया है। एक पॉइंट आपको और याद रखना होगा, किस गुफा में राज दंपत्ति का चित्र बनाया गया है, तो राज दंपत्ति मूल रूप से सित्तनवासल गुफा में थोड़ा अच्छे से दर्शाया गया है, अच्छे से बनाया गया है। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए आकृति किस गुफा में दर्शाई गई है, तो 3 दिव्य पुरुष हैं, फूल तोड़ रहे हैं, ऐसा दृश्य कहाँ दर्शाया गया है, सित्तनवासल में ही दर्शाया गया है। ये भी आपको मान करके चलना है कि सित्तनवासल से अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है अर्धनारीश्वर पूछ ले, या हो सकता है कि सित्तनवासल गुफा को सबसे पहले किसने देखा पूछ ले, या तो हो सकता है किस नदी के किनारे स्थित है, या राज्य पूछ ले, बस इतना पर्याप्त है। इससे डीप हमें नहीं लगता कि जाएगा सित्तनवासल गुफा में। सित्तनवासल तो आप समझ में आ गया होगा। सित्तनवासल के बाद आता है बाघ गुफा की बारी। बाघ गुफा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, धार जनपद में होती है, तो इसे भी आइए देख लेते हैं। बाघ गुफा की अगर बात करते हैं तो समय क्या रहा है, बाघ गुफा का समय मूल रूप से 416 से 466 ईस्वी रहा है, 5वीं शताब्दी के आसपास का ये डाटा मिलता है। बाघ गुफा कहाँ स्थित है, तो बाघ गुफा मूल रूप से ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना होगा। कई जगह ग्वालियर मध्य प्रदेश मिलता है, कई जो है बाघ बाघोरी नदी के किनारे पाया जाता है, ऐसा भी दृश्य देखने को मिलता है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है, तो बाघनी नदी के किनारे स्थित है। बाघ गुफा के समीप किस देवी का मंदिर स्थित है, तो बागेश्वरी देवी का मंदिर बताया जाता है कि पाया जा रहा है। बाघ गुफा में गुफाओं की संख्या कितनी है, तो बाघ जो मध्य प्रदेश में स्थित है इसमें टोटल 9 गुफाएं पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना होगा।
अगला पॉइंट आता है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित कौन सी गुफा है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित जो गुफा है ये बाघ गुफा होती है। बाघ गुफा बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है आपको याद रखने के लिए। बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो मूल रूप से कौन सी धर्म के लिए बाघ गुफा जानी जाती है, तो बाघ गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से होता है। बौद्ध धर्म याद रखना है, बाघ गुफा का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से रहा है। अगला पॉइंट आता है कि बाघ की 9 गुफाएं कैसी गुफाएं हैं, तो आप जानते हैं बाघ में 9 गुफाएं पाई जाती हैं, सभी की सभी चैत्य हैं या फिर विहार, तो विहार होते हैं बेटा। चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल या फिर प्रार्थना स्थल। विहार क्या होता है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे विहार कहा जाता था। तो याद रखना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, आपको याद रखना होगा। अगला नाम आता है बौद्ध गुफा का प्राचीनतम नाम क्या रहा है, तो बौद्ध गुफा का पुराना नाम या फिर बाघ गुफा का पुराना नाम मूल से कलयन रहा है। कलयन के नाम से बाघ गुफा को पुकारा जाता रहा है। बाघ गुफा को कलयन के नाम से पुकारा जाता रहा है, जबकि वात्यातपुरम किसका या फिर वादामी किसका नाम था, वादामी गुफा का नाम था जो कर्नाटक में पाई जाती थी। और कलयन किसका नाम है, बाघ गुफा का नाम है। बाघ गुफा कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे एक नाम इसका और चलता है, पंच पांडु गुफा के नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है, तो पंच पांडु गुफा भी बाघ गुफा को ही कहा जाता है। बाघ गुफा को ही पंच पांडु गुफा भी कह दिया जाता है, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है। लेफ्टिनेंट जनरल फील्ड ने 1818 ईस्वी में किस गुफा को प्रकाशित किया था मूल रूप से, तो बाघ गुफा को खोजने का काम डेजर फील्ड का रहा है। 1888 ईस्वी में मूल रूप से इसे खोलते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल फील्ड ने मूल रूप से 1818 ईस्वी में कौन सी गुफा खोजी, तो वही बाघ गुफा खोजी जो मूल रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है, बाघनी नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट आता है कि साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका में किस गुफा का चित्र छपे थे। मूल रूप से साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका में बाघ गुफा के चित्र छपे हैं, तो ये भी आपको डाटा याद रखना होगा, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ गुफा के संदर्भ में किसने लेखों के आधार पर समीक्षा की है, तो लेखों के आधार पर समीक्षा एरिक्सन के द्वारा की जाती है। एरिक्सन नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है। डॉक्टर इम्पे ने किस गुफा का विस्तृत परिचय दिया था। डॉक्टर इम्पे के अटान मूल रूप से डॉक्टर इम्पे ने कहा है कि बाघ गुफा ही सबसे बढ़िया गुफा मानी जाती है। 5वीं 6वीं शताब्दी की बहुत बढ़िया गुफा है, जहाँ पे 9 गुफाएं पाई जाती हैं। बाघेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। टोटल 9 गुफाएं। अगला पॉइंट आता है कि बाघ गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी, तो ई.सी. लुइवार्ड ने मूल रूप से इसके चित्रों को खोजा है। कब खोजा है, 1907 ईस्वी के आसपास ई.सी. लुइवार्ड के द्वारा चित्रों को भी खोज लिया जाता है। कहाँ के चित्रों को, बाघ गुफा के चित्रों को, याद रखना नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे मुंबई की रॉयल एसेंटिक सोसाइटी की पत्रिका में बाघ गुफा का निबंध कब प्रकाशित किया गया था, तो बाघ गुफा का निबंध जो है मूल रूप से 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया जाता है। 1909 ईस्वी आसपास राइट आंसर बनेगा। अगला नाम आता है मुकुल चंद डे ने बाघ गुफा के संदर्भ में विस्तृत लेख कब जारी किया, तो मुकुल चंद डे के द्वारा 1925 ईस्वी में बाघ गुफा पे अच्छा सा लेख लिखा जाता है 1925 में, याद रखना नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है असित कुमार हल्दर ने बाघ गुफा के संदर्भ में विस्तृत लेख कब जारी किया, तो विस्तृत लेख की अगर बात करते हैं तो असित कुमार हल्दर ने मूल रूप से 1910 ईस्वी में, वही असित कुमार हल्दर जो लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले प्रिंसिपल भी बनते हैं। कब बनते हैं, 1925 में बन जाते हैं, 1925 में, याद रखना। वो भी अपना विस्तृत लेख देते हैं 1910 ईस्वी में बाघ गुफा के लिए। अगला नाम आता है चित्रकार मुकुल चंद डे ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार की, तो मुकुल चंद डे के द्वारा 1920 ईस्वी में इसकी प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है चित्रकार असित कुमार हल्दर। नंदलाल बसु ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब बनाई, तो नंदलाल बसु और असित कुमार हल्दर आते हैं 1921 ईस्वी में, ऐसा कारनामा करके जाते हैं। जबकि अगला पॉइंट आता है कि बाघ गुफा 4 रंग महल को विवेचना असित कुमार हल्दर ने किस पुस्तक में की है, तो रंग महल जो चौथे क्रम की गुफा होती है उसकी विवेचना असित कुमार हल्दर करते हैं ललित कला की धारा में। ललित कला की धारा पुस्तक होती है, उसमें मूल रूप से असित कुमार हल्दर इसके बारे में लिखते हैं। अगला पॉइंट आता है कि बाघ की कुछ गुफा में सर्वाधिक चित्र मिलते हैं, तो बाघ की गुफा संख्या 4-5 में सबसे ज़्यादा चित्र मिल जाते हैं। बाघ गुफा में आप जानते हैं टोटल 9 गुफाएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट कि बाघ गुफा में चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित रहे हैं, तो बाघ गुफा के चित्र मूल रूप से महायान संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। महायान संप्रदाय के डाटा यहाँ पे मिलते हैं। अगला पॉइंट बनता है कि बाघ गुफा में पहली गुफा का नाम क्या रहा है, तो बेटा पहली गुफा का नाम ग्रह गुफा रहा है मित्रों, पहली गुफा का नाम ग्रह गुफा रहा है। आगे बाघ गुफा के दूसरी गुफा का क्या नाम रहा है, तो गुसाई गुफा कहा जाता है। बाघ गुफा की तीसरी गुफा क्या कहलाती है, हाथी कुआनो गुफा कहलाती है। चौथी गुफा क्या कहलाती है, रंग महल कहलाती है। और 5वीं गुफा क्या कहलाती है, पाठशाला के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 गुफाएं मूल रूप से इनका नामकरण है। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आप जानते हैं बाघ में टोटल 9 गुफाएं स्थित हैं।
आगे बात करते हैं, कहा जाता है सुरेंद्रनाथ A.B. भोसले B.N. आपटे किस गुफा की अनुकृतियां बनाते हैं। तो चाहे सुरेंद्रनाथ हों, A.B. भोसले हों, B.N. आपटे हों, ये लोग अनुकृतियां बनाने के लिए बाघ गुफा में आते हैं, बाघ गुफा का डाटा तैयार भी करते हैं। आगे कहा जाता है M.S. भांडे S.B. जगपत रस्किन कचडोरियल किस गुफा की अनुकृतियां बनाए हैं। तो बाघ गुफा की अनुकृतियां M.S. भांडे भी बनाए हैं, S.B. जगपत या फिर B.S. जगपत भी बनाते हैं, रस्किस कचडोरियल भी बनाते हैं। तो किसकी गुफाएं बनाते हैं लोग, बाघ गुफा की अनुकृतियां तैयार करते हैं, ऐसा भी डाटा देखने को मिल जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है कि बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किस संग्रहालय में रखी गई हैं। तो बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां तैयार होती हैं उसे गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में रख दिया जाता है। ग्वालियर वही मध्य प्रदेश वाला होता है। गुजरी महल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। याद रखना, डाटा यहाँ से घुमा के पूछता है, इसलिए घुमा के आंसर्स भी आपको देना होता है, याद भी रखना होता है। आगे कहा जाता है कि केले के वृक्ष का अंकन बाघ गुफा में हुआ है। तो बेटा केले के वृक्षों का अंकन मूल रूप से बाघ गुफा की गुफा संख्या 4 में हुआ है। गुफा संख्या 4 में हुआ है। गुफा संख्या 4 को क्या कहा जाता है, रंग महल गुफा कहा जाता है, रंग महल गुफा कहा जाता है। तो वहीं पे मूल रूप से केले के वृक्ष का अंकन भी दिखाई देता है। अगला पॉइंट आता है, उपनिषद बुद्ध का चित्र बाघ के किस गुफा में बनाया गया है। तो उपनिषद बुद्ध का चित्र मूल रूप से गुफा संख्या 6 में ही बनाया गया है। गुफा संख्या 6 इसके लिए जिम्मेदार होती है। मुर्गी तथा उसके चूजों का चित्र किस गुफा में बनाया गया। मुर्गी और उसके चूजों का जो चित्र है मूल रूप से बाघ गुफा में बनाया जाता है। तो ये भी नाम आपको याद रखना होगा। अगले कहा जाता है कि बाघ गुफा के चित्र किस विधि में बनाया जाता है। तो टेम्परा माध्यम में बाघ गुफा के चित्रों को बनाया जाता है। टेम्परा माध्यम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया जाता है। तो बाघ गुफा को मित्रों राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का काम 1951 ईस्वी का रहा है। 1951 में मूल रूप से बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी मिल जाता है। अगला पॉइंट क्या आता है, तो बाघ गुफा में रंग महल के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया। आप जानते हैं रंग महल किसको कहा जाता है, ज्योति गुफा को कहा जाता है। इसके चित्रों को 8 भागों में बांटा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए याद रखना होगा कि 8 भागों में रंग महल गुफा के चित्रों को बांटा गया है। अगला पॉइंट बनता है कि वियोग और मंत्रणा के चित्र किस गुफा में बनाए गए हैं। तो वियोग और मंत्रणा के जो चित्र होते हैं बाघ गुफा में ही बनाए जाते हैं। बाघ गुफा में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। तो वियोग और मंत्रणा के चित्र कहाँ मिलते हैं, बाघ गुफा में देखने को मिलते हैं। आगे अगला पॉइंट आता है कि देव पुरुषों का आकाश में विचरण नामक चित्र किस गुफा में है। तो देव पुरुषों का आकाश में विचरण नामक जो चित्र दिखाई देता है ये बाघ गुफा में ही है। बाघ गुफा इसके लिए जिम्मेदार नाम आता है। अगला पॉइंट आता है कि पंच गायिकाओं का चित्रण किस गुफा में हुआ है। तो पंच गोयिकाएं या फिर पंच गायिकाएं मूल रूप से बाघ गुफा में ही चित्रित हैं। वही बाघ गुफा जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, आप जानते हैं। अगला पॉइंट आता है शोभा यात्रा और हाथनियों का जुलूस नामक चित्र किस गुफा में है। तो शोभा यात्रा और हाथनियों का जुलूस मूल रूप से बाघ गुफा में ही चित्रित होता है, बाघ गुफा में ही बनाया जाता है। याद रखना है 17 घुड़सवार का चित्र किस गुफा में पाया जाता है। तो 17 घुड़सवारों का चित्र भी मूल रूप से बाघ गुफा में ही पाया जाता है। 17 घुड़सवार कहाँ पे चित्रित हैं, बाघ गुफा में ही चित्रित होते हैं। अगला पॉइंट आता है कि नृत्यांगना और वादिकाओं का चित्र किस गुफा में बनाया गया है। नृत्यांगना और वादिकाओं का जो चित्र है मूल रूप से किस गुफा में बनाया गया। तो नृत्यांगना और वादिकाओं का जो चित्रण है मूल रूप से बाघ गुफा में ही बनाया जाता है। बाघ गुफा में ही बनाया जाता है। डाटा इंपॉर्टेंट है बाघ गुफा भी, और बाघ गुफा से क्वेश्चंस पूछा जाता है। राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित होता है, 1951 ईस्वी में। खोज कब होती है, आप जानते हैं बाघ गुफा ग्वालियर मध्य प्रदेश में होती है, 5वीं 6वीं शताब्दी में बनती है। और मूल रूप से 9 गुफाएं पाई जाती हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित डाटा होता है। खोज इसीलिए हार्ड खोजते हैं, 1907 ईस्वी के आसपास खोजा जाता है। तो ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, तभी जा करके काम बन पाएगा। 5 गुफाओं के नाम अलग अलग याद रखना। अब बढ़ते हैं हम लोग सिगिरिया गुफा के लिए। सिगिरिया गुफा अपना पड़ोसी देश होता है श्रीलंका, वहाँ पे स्थित है। उससे क्या क्या डाटा पूछा जा सकता है उसे भी देख लेते हैं। सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका मटाला जिला में मूल रूप से सिगिरिया गुफा पाई जाती है। सिगिरिया की खोज कब होती है, तो मेजर फॉर्मस साहब 1830 ईस्वी के आसपास जाते हैं, तो वही खोज करके चले आते हैं। सिगिरिया गुफा का चित्र किस राजा के समय बनाया जाता है, तो कश्यप 5 के समय में, यानी कश्यप 5वीं के समय में मूल रूप से सिगिरिया गुफा के चित्र बन जाते हैं। सिगिरिया गुफा के चित्र बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि सिगिरिया के बारे में और क्या कहा जाए, तो कहा जाता है श्रीवेल के अनुसार सिगिरिया में कौन कौन से वर्णों का प्रयोग हुआ है। तो श्रीवेल के अकॉर्डिंग लाल, पीला, काला और सफ़ेद के साथ साथ हरा वर्णों का प्रयोग खूब अच्छे से हुआ है।
अगला पॉइंट आता है कि डॉक्टर गिरजा किशोर अग्रवाल की पुस्तक का नाम बताइए। तो कला और कलम। कला और कलम किसकी पुस्तक है? डॉक्टर गिरजा किशोर अग्रवाल की पुस्तक होती है। सिगरिया गुफा जो है मूल रूप से सिगरिया गुफा के बीच डाटा देखा जाता है, श्रीलंका में पाई जाती है, मटाला जिला में स्थित है। आगे अगर बात करते हैं तो जीके अग्रवाल सिगरिया के चित्र किस धरातल पर बनाते हैं? तो जीके अग्रवाल कहते हैं कि मूल रूप से गीली दीवारों पर सिगरिया का डाटा बना हुआ है। जबकि सिगरिया गुफा की प्रतिलिपियां कब और किसके द्वारा बनाई जाती हैं? तो सिगरिया गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं 1889 ईस्वी में मुरे जाते हैं और वही बना करके लाते हैं। सिगरिया गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां मूल रूप से किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो एक मुरे द्वारा जो बनाया गया प्रतिलिपि है उसे कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में ही सुरक्षित रखा गया है। कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में ही सुरक्षित है। अगला पॉइंट आएगा कि ईवी हैवले ने सिगरिया के कलाकारों की तुलना किस विदेशी कलाकार से की है? तो ईवी हैवले ने मूल रूप से सिगरिया के कलाकारों की तुलना बेत्तिचेली के द्वारा की गई है। बेत्तिचेली के द्वारा इसकी तुलना की गई है। किसके द्वारा? ईवी हैवले ने किया है यहाँ के कलाकारों की तुलना। सिगरिया के 13 प्रतिलिपियों को किस वर्ण से बनाया गया? तो 13 चित्रण मूल रूप से पेस्टल रंग में बनाए गए हैं, सिगरिया में स्थित हैं। सिगरिया वही श्रीलंका वाला बेल्ट होता है। आगे कहा जाता है सिगरिया गुफा में नीला रंग का प्रयोग हुआ है या नहीं? तो बेटा नीला रंग का प्रयोग सिगरिया गुफा में नहीं हुआ है। वही सिगरिया गुफा जो श्रीलंका में मटाला जिला में पाई जाती है। अगला पॉइंट आता है कि सिगरिया गुफा की कितनी संख्याएं होती हैं? तो सिगरिया गुफा में टोटल गुफाओं की संख्या 6 होती है। याद रखना है सिगरिया में टोटल गुफाओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सिगरिया में कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? तो मूल रूप से 2 गुफाओं में चित्रण का काम भी होता है। 2 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। 21 रूपायन स्त्रियों का चित्र किस गुफा में हुआ है? तो 21 रूपायन स्त्रियों का चित्रण मूल रूप से सिगरिया गुफा में हुआ है। वही जो है 21 रूपायन स्त्रियों में चित्रण का काम जो है ए में मूल रूप से 17 चित्र मिलते हैं, जबकि बी में मूल रूप से 4 चित्र मिलते हैं। तो 21 4 17 4 21 हो जाता है। आप देख सकते हैं 4 चित्र कहाँ मिले हैं? गुफा संख्या बी में मिले। सिगरिया की महिला आकृतियों को किस वेशभूषा से बनाया गया है? मूल रूप से सिगरिया में जो महिलाएं बनाई गई हैं उनकी आकृतियां किस वेशभूषा में है? अर्धनग्न अवस्था में महिलाओं को भी दर्शाया गया है। अर्धनग्न अवस्था में महिलाओं को भी बनाया गया है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है मेघ कन्या और अप्सराओं का चित्र किस गुफा में हुआ है? मेघ कन्या और अप्सरा कहाँ पे चित्रित हुई हैं? तो मेघ कन्या और अप्सरा मूल रूप से सिगरिया गुफा में ही चित्रित हैं। सिगरिया गुफा, याद रखना सिगरिया गुफा वही श्रीलंका वाला बेल्ट होता है। डाटा इंपॉर्टेंट होता है। आगे डाटा आता है कि कुलीन स्त्रियां अपने हाथ में पुष्प लेकर के बौद्ध मठ की ओर जाती हुई ऐसा दृश्य कहाँ दर्शाया गया है? बौद्ध मठ जाती हुई सिगरिया गुफा में ही चित्रित हैं कुलीन महिलाएं। तो ये भी डाटा पूछा जाता है, आपको याद रखना होगा, तभी जाकर के काम बन पाएगा। तो ये था सुपर फास्ट रिवीजन। आपने सभी गुफाओं को एक साथ देखा है। फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, आप जानते हैं अस्वस्थता के चलते जो है क्लास टाइम से नहीं हो पाई थी। अब क्लासेस टाइम से होंगी, उसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।